हरि हम 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 हरे हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह कर रहे हैं त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीन संस्था हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं। तो आप सभी का इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो सेशन है इसका हमने विषय रखा है दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्यों और कैसे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम हमेशा करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में बहुत ही एक जरूरी प्रयोग बताया गया दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, और हम हमेशा करते भी हैं। तो इसको करने से क्या बेनिफिट होते हैं इसके बारे में भी हम बात करते रहते हैं बीच बीच में। आज और कुछ नई बातें हम जानेंगे और हम प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ चंद्रकला जी जैन सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारा आज का मार्गदर्शन करने के लिए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला और राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप चंद्रकला जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। यस डांगे सर। गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तो त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारी बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के एक से एक अलग अलग टैलेंटेड ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है चंद्रकला जी जैन, जो सूरत से है और प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 की ट्रेनर भी है। प्रेक्षा ध्यान की सूरत में सेवा भी देती है। अभी भी जैन विद्या की स्टडी कर रही है और बीकॉम किया है। तो ऐसे चंद्रकला जी का बहुत अच्छी ट्रेनर है, तो उनका हम तहे दिल से त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। चंद्रकला जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और निश्चित रूप से हमें खुशी होगी कि बहुत सारा ज्ञान आपके पास है और आप सबको बांटना चाहती है। तो हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, महाराष्ट्र रत्न हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे हैं, उनका भी स्वागत। और जो साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चंद्रकला जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। चंद्रकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरहम के साथ चंद्रकला जी का स्वागत करें। ओम आरहम, ओम आरहम। चंद्रकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
वन्दे अर्हं वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरम। सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभी मैं आपसे एक सवाल करूं, ऐसी कौन सी चीज है जो सदा हमारे साथ रहती है? तो शायद यहाँ जुड़े हुए सभी भाई बहन मुझे कहेंगे कि जी, श्वास। तो श्वास ही ऐसा है जो सदैव हमारे साथ रहता है। जैसे हम जी रहे हैं तो कहेंगे प्राणी जीवित है, या प्राणी जी रहा है, मतलब श्वास चल रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक छंद है, दीर्घ श्वास की साधना चिरकालिक अभ्यास, साधक को पल पल रहे अपना ही आभास। महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि मैं सदैव समय समय पर यह चेक करता रहता हूँ कि कहीं मेरी श्वास छोटी तो नहीं हो गई। अर्थात उन्होंने यह बतलाया है कि जीवन में दीर्घ श्वास का क्या महत्व है। तो पहले हम जानेंगे श्वास है क्या। श्वास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस है, कोशिकाएं जब ऊर्जा उत्पादन करती है तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जिसका शरीर से निष्कासन होना और ऊर्जा स्रोत ऑक्सीजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने की जो क्रिया है वह है श्वास। अब अभी सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि श्वास तो आ रही है जा रही है, फिर हम दीर्घ श्वास क्यों करें? तो इसके दो दृष्टिकोण हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा आध्यात्मिक। वैज्ञानिक मतलब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारे कौन कौन से अंग उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो जिसे हम कहते हैं डायाफ्रेमिक ब्रीदिंग। मतलब जब हम हंसली, पसली और तनुपट, डायाफ्राम होता है जो हमारी पेट में, हमारे हृदय के नीचे इस तरह रहता है, उसका समुचित उपयोग करते हैं। अर्थात धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। मतलब उस समय हम अपने हंसली को, पसली यानी हमारा रिब केज है उसको, और तनुपट, इन तीनों का समुचित उपयोग करके जो श्वसन क्रिया करते हैं वह होती है डायाफ्रेमिक ब्रीदिंग। अब श्वास की क्रिया है, इसमें हम डायाफ्रेमिक ब्रीदिंग करते हैं। उसका मतलब जिस समय हम श्वास ग्रहण करते हैं, तो जब हम धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो हमारी जो पसली पंजर में, जो रिब केज में जो हमारी फुसफुस बने हुए हैं फेफड़े के अंदर, उनमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। और जब हम धीरे धीरे श्वास का निष्कासन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उस समय पूरी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। मतलब विषैली गैस पूरी तरह से बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान और प्रदान होता है वह समुचित मात्रा में होता है। तो वह होती है प्रॉपर ब्रीदिंग। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं कि जैसे अगर किसी स्टेशन पर कोई ट्रेन आ रही है और उसका रुकने का समय अगर कोई से कह दिया जाए कि वो 1 मिनट है, तो क्या होगा कि 1 मिनट का समय दिया जाएगा तो सबके मन में यह रहेगा कि मैं जल्दी ट्रेन में चढ़ूं, और जल्दी उतरने वाले को रहेगा मैं जल्दी उतरूं। इससे क्या है, वहां एक भगदड़ मचेगी। लेकिन अगर यही चीज कहा जाए कि यह ट्रेन 10 मिनट रुकेगी इस स्टेशन पर, तो लोग बोलेंगे अभी बहुत समय है, हम शांति से चढ़े और शांति से उतरे, तो वहां कोई भगदड़ नहीं मचती है और लोग अपना काम शांति से कर लेते हैं। तो वही क्रिया जब हम छोटा श्वास लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और जल्दी जल्दी छोड़ते हैं,
तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी हमारे ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। तो ये दोनों का क्या है, प्रॉपर मात्रा में न ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और न कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो इससे हमारे जो फुसफुस लंग्स रहते हैं उनका पूरा उपयोग नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ फुसफुस बहुत लंबे समय तक बिना उपयोग के रहते हैं। तो उसमें क्या है, सीलन आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है। तो जिससे क्या होता है, हमारे लंग्स खराब होने लगते हैं। और इसका दूसरा मतलब इसका दूसरा कारण यह पड़ता है कि उससे क्या होता है, हमारे लंग्स का समुचित उपयोग नहीं होता है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है। लेकिन अगर यही ब्रीदिंग, जिसे हम दीर्घ श्वास कहते हैं, यह धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें, तो लंग्स का भी समुचित उपयोग होता है और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। जैसे वैज्ञानिक पद्धति में ये बतलाते हैं कि हमारे लंग्स की क्षमता 6 लीटर है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब छोटा श्वास लेते हैं तो वो 6 लीटर नहीं जाती हवा हमारे लंग्स में। हम क्या करते हैं, 1-2 लीटर में ही उसे पूरा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि न तो प्रॉपर ऑक्सीजन गई, न प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर यह प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वह हमारी कम होने लगती है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। दूसरा, प्रॉपर ब्रीदिंग का मतलब यह होता है कि जब आप श्वास लें तो अनुभव करें मेरा पेट फूल रहा है, और श्वास छोड़ें तो यह अनुभव करें मेरा पेट भीतर जा रहा है। यह होता है प्रॉपर श्वास लेना। तो बहुत से लोग अपने पेट पर हाथ लगा के यह महसूस करें कि क्या मैं श्वास ले रही हूँ तो मेरा पेट फूल रहा है, और श्वास छोड़ रही हूँ तो क्या मेरा पेट भीतर जा रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि हमने श्वास ली तो क्या हवा पेट के अंदर गई? तो मैं आपको बतलाऊं कि जब हमने श्वास ली तो हवा तो हमारे लंग्स में गई थी, लेकिन लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से हमारा डायाफ्राम क्या है, नीचे आया। तो उसकी वजह से हमारा पेट फूला। और जब हमने श्वास छोड़ी तो लंग्स से हवा निकल गई, तो लंग्स सिकुड़ गए, तो डायाफ्राम ऊपर आ गया। तो न तो हवा पेट में गई थी, न पेट से निकली थी। वो तो लंग्स में ही गई थी और लंग्स से निकली थी। लेकिन इस क्रिया में डायाफ्राम अपना सहयोग देता है, इसलिए हमारा पेट फूलता है। तो हमेशा श्वास लें तो यह ध्यान रखें मेरा पेट फूल रहा है, मतलब मैं प्रॉपर ब्रीदिंग कर रही हूँ। और दूसरा है कि जब भी श्वास लें, श्वास हमेशा नाक से जानी चाहिए। कभी भी मुंह खोल करके श्वास नहीं लेनी चाहिए। इसका एक नुकसान यह होता है कि जो व्यक्ति मुंह खोल के श्वास लेते हैं तो हवा के साथ कुछ कीटाणु और कुछ धूल मिट्टी के कण रहते हैं, वो भी हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, तो वो हमारी श्वास नली में जाते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। और जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे नाक में छोटे छोटे रोए बने हुए हैं, तो वो उन धूल मिट्टी के कण को वहीं रोक देते हैं। और दूसरा, नाक से जब हम श्वास लेते हैं तो अगर हमने ठंडी ली या गर्म जो भी हवा ली, वह हवा हमारे नाक के ऊपर यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वह हवा हमारे शरीर के तापमान के अनुसार, आवाज आ रही है सर? तो वह हवा हमारे शरीर के तापमान के अनुसार नियंत्रित की जाती है, और उस हमारी जो ब्रीदिंग रहती है वह प्रॉपर रहती है। क्योंकि अगर शरीर का तापमान उस समय गर्म है तो वह हवा गर्म कर दी जाएगी, ठंडी आई है तो। और अगर शरीर का तापमान उस समय ठंडा है तो अगर वह हमने गर्म हवा ली तो वह हमारे शरीर के तापमान के अनुकूल कर दी जाएगी। तो हमेशा श्वास नाक से ही लेनी चाहिए। तो यह इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व बतलाती है। और जब हमारी श्वास की दर है जो 1 मिनट में 15-16 की गई है, लेकिन जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं, मतलब धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें, तो हम इसमें क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हम 15-16 था उसको हम थोड़ा प्रयास करते हैं तो वो 5-7-8 तक आती है,
और जब हम इसका नियमित प्रयास करने लगते हैं दीर्घ श्वास परीक्षा का, तो उसे हम 1-2 तक भी ले आ सकते हैं। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह फायदा होता है कि हमारे हृदय को, जिसकी धड़कन 72 टाइम्स है, उसको क्या होता है, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है। तो हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसके ऊपर नियंत्रण आने लगता है। हमारे रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके ऊपर भी दबाव कम पड़ता है। और हमारी कोशिकाओं की क्रियाएं हैं, और यह हमारे स्नायु, हमारे जो न्यूरॉन्स है, वो इससे क्या होता है, उनको भी एक बल मिलता है। तो दीर्घ श्वास करने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये फायदे हैं। अब इसका आध्यात्मिक स्वरूप हम बताएं तो जैसे श्वास प्रेक्षा को क्या कहा गया, तो प्रेक्षा ध्यान में 8 मुख्य सहायक अंग है। तो उनमें पहला है कायोस्वर, मतलब हमें साधना में जब आगे बढ़ना है तो कायोस्वर को हम राजमार्ग की तरह कह सकते हैं, उसी के ऊपर हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और श्वास प्रेक्षा है वह उसकी नींव है, मतलब कायोत्सर्ग तो हम करेंगे, लेकिन करेंगे तो हम किसके माध्यम से, हम श्वास के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा, इन दोनों का ध्यान में बहुत ज्यादा महत्व है। और इसी के माध्यम से हम अपना जो चित्त, हमारा ध्यान का उद्देश्य क्या है, हमें अपने चित्त की निर्मलता करनी है और आत्मा का साक्षात्कार करना है। तो हमारे चित्त की निर्मलता कब होगी, जब हमारा ध्यान सधेगा। और ध्यान कब सधेगा, जब हमारा श्वास पर नियंत्रण होगा। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है साधना में, तो हमें श्वास पर नियंत्रण करना होगा, और श्वास पर नियंत्रण करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कुछ आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत होगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारा मानसिक संतुलन बढ़ेगा, हमारी चंचलता कम होगी। तो जैसे ही हमारी चंचलता जैसे जैसे कम होने लगेगी, एकाग्रता का विकास होने लगेगा, और हमारे अंदर जो विशिष्ट शक्तियां हैं, जो छुपी हुई है, जिन्हें कहते हैं सुप्त, सोई हुई है, उनका जागरण होने लगेगा। और हमारा क्या है, शरीर में नाड़ी तंत्र है, हमारी सारी क्रियाएं नाड़ी तंत्र के माध्यम से होती है, और नाड़ी तंत्र हमारा क्या होता है, इसमें मजबूत होने लगता है, और हमारी प्राण शक्ति मजबूत होने लगती है। तो जितना जितना प्राण शक्ति का नियंत्रण हमारे हाथ में आने लगता है, उतने उतने ज्यादा हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर विजय होने लगती है, न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव होने लगते हैं, हम क्रिएटिव होने लगते हैं। तो देखने में तो श्वास परीक्षा एक छोटी सी विषय लगता है कि दीर्घ श्वास लेना क्या है, धीरे धीरे श्वास लो, लेकिन इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे अपनी चंचलता है उसको कम करना है, तो चंचलता कब कम होगी, जब हमारा श्वास पर नियंत्रण होगा। और श्वास पर नियंत्रण कब होगा, जब हम श्वास की प्रेक्षा करें, अर्थात प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। तो जितना जितना हम ज्यादा श्वास के साथ जुड़ेंगे, मतलब श्वास का नियंत्रण अपने हाथों में लेंगे, उतनी उतनी हमारी चंचलता कम होने लगेगी। और जैसे जैसे चंचलता कम होगी, हमारी एकाग्रता का विकास होगा। इसे भी हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और उसमें एक बछड़ा है गाय का, तो वो क्या कर रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, वो पूरे कंपाउंड के चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि बच्चे क्या होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है चंचल। लेकिन उसकी चंचलता का नियंत्रण अगर हमें कम करना है, तो हम एक खूंटी गाड़ रोपेंगे और एक रस्सी से बछड़े को बांध देंगे। तो एक छोर खूंटी से, एक छोर बछड़े के पांव से रस्सी का रहेगा, तो उसमें बछड़ा कहाँ तक घूमेगा, जहां तक उस रस्सी की धुरी अर्थात उसकी परिधि रहेगी। तो उसी तरह श्वास पर नियंत्रण करना है, श्वास, हमारी चंचलता को कम करना है, तो हम श्वास प्रेक्षा में श्वास का उसे आलंबन दे सकते हैं, अर्थात मन के साथ श्वास को जोड़ देते हैं।
जैसे हम श्वास प्रेक्षा करते हैं, आंखें बंद करें, कोमलता से ध्यान करें, स्थिरता और जागरूकता बनी रहे और केवल श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो क्या होगा, हमारा भटकाव कम होने लगेगा, क्योंकि हमारा मन क्या है, श्वास के साथ जुड़ गया। और जैसे ही मन श्वास के साथ जुड़ेगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और नहीं तो हम सिर्फ खाली बैठे हैं, ऐसे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन कभी यहाँ कभी कहाँ। अभी इंडिया में है तो थोड़ी देर बाद अगर हमारा लंदन में भी कोई है तो हमारा मन वहां भी जा सकता है। मतलब हमारी इतनी चंचलता है मन। तो हमारी मन की चंचलता को कम करने का सबसे सशक्त माध्यम है उसे श्वास का आलंबन दे। और मन को क्या कहा गया है, बेलगाम घोड़ा। मतलब मन इतना चंचल है, मन को पटु और सूक्ष्म बनाना है, उसे एकाग्र करना है, तो उसे श्वास का आलंबन दो। और श्वास का आलंबन कैसे देंगे कि धीरे धीरे श्वास लें, प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। तो ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग है वो हमारी चंचलता को कम करता है और एकाग्रता का विकास करता है। अब आध्यात्मिक दृष्टि में हम कहते हैं श्वास को प्राण। प्राण का मतलब है कि हम, प्राण मतलब हो गया हमारी जीवनी शक्ति। और जिसके आचार्य श्री तुलसी के शब्दों में प्राणी जी रहा है, मतलब श्वास, उसके अंदर श्वास चल रही। और श्वास नहीं चल रही है इसका मतलब प्राणी नहीं जीवित। तो प्राण को जीवनी शक्ति कहा गया है। और इस जीवनी शक्ति को ग्रहण करने का सशक्त माध्यम कहा गया है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ साथ में श्वास की वर्गणाएं, प्राण की वर्गणाएं फैली हुई है। और उन वर्गणाओं को हम ऑक्सीजन के साथ साथ ग्रहण करते हैं, तो वो होती है प्राण वायु। और इसे जो ग्रहण करते हैं जिस शक्ति के माध्यम से, वह शक्ति कौन सी है, तो हमारा शरीर, औदारिक शरीर ये हाड़ मांस का शरीर है, और हमारे दो शरीर सूक्ष्म शरीर है, तेजस और कार्बन शरीर। तो हमारा जो तेजस शरीर, विद्युतमय शरीर है, वो शरीर हमारा जितना शक्तिशाली होता है, उतनी उतनी ज्यादा मात्रा में इस प्राण वायु को हम ऑक्सीजन के साथ साथ ग्रहण करते हैं, तो वो होती है प्राण शक्ति। और ये प्राण शक्ति जब हमारे पूरे शरीर में परिभ्रमण करती है, कैसे करती है, रक्त के साथ साथ, तो वो होती है प्राण की धारा। तो हमारा जो तेजस शरीर है वह जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, उतनी ज्यादा मात्रा में इन वर्गणाओं का ग्रहण होता है। और उस जितना ज्यादा मात्रा में ग्रहण होता है, उतनी ही हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, कौन सी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनको अपने कार्य करने के लिए वो सारा बल इसी प्राण शक्ति से मिलता है। क्योंकि इंद्री और मन ये सब पुद्गल है, इनके अंदर अपनी शक्ति नहीं है, ये उस प्राण शक्ति के द्वारा ही संचालित होते हैं। और हमारे जो मनोबल, वचन बल, काय बल, मतलब मन, वचन मतलब हमारी जो बोलते हैं वो, और काय बल मतलब हमारा शरीर की जो क्रियाएं हैं, उनका भी संचालन इसी प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। और श्वासोश्वास प्राण मतलब हमारे शरीर में जो खून, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वो भी इसी शक्ति से संचालित होता है। और आयुष्य प्राण को भी बल इसी शक्ति से मिलता है। तो इस तरह जो तत्व ज्ञान की भाषा में बोलते हैं हमारे 10 प्राण हैं, वो इसी शक्ति से संचालित होते हैं। तो जितनी ज्यादा हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, हमारा उतने ही ये 10 प्राण हैं वो सक्रिय होते हैं, और उतने ही सुचारू रूप से अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो हमारे जीवन की क्रिया उतनी ही सुचारू रूप से चलती है। और इसका एक फायदा ये होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो हम बीमार कम पड़ते हैं। हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, तो हमारी बुद्धि
और प्रज्ञा का जागरण होता है। तो हम जो चाहें वो हम बन सकते हैं। हम जितनी हमारे अंदर कार्य क्षमता का विकास होने लगता है। हम सोचते हैं हमें ये कार्य करना है, तो उस कार्य करने के लिए उतनी ही हमारे अंदर योग्य एबिलिटी होने लगती है, मतलब हम सक्षम होने लगते हैं। तो हमारा पूर्ण रूप से विकास करने में दीर्घ श्वास प्रक्रिया बहुत उपयोगी। प्राण पर नियंत्रण होने से हम प्राणजयी बनने लगते हैं। प्राणजयी बनने के लिए हम प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, हम धीरे माने पूरक, रेचक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है, प्राण बल मजबूत होता है। हमने आप सभी ने ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति की ये क्षमता हो जाती है कि वो अपने शरीर के ऊपर से एक मोटरसाइकिल को क्रॉस करवा लेता है, फिर भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने प्राण की साधना करके, मतलब श्वास की प्रेक्षा करके या प्राणायाम का विस्तार करके अपने श्वास को इतना मजबूत बना लिया, इतना बलिष्ठ बना लिया कि अब उसके शरीर के ऊपर से कोई भी वाहन गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो श्वास प्रेक्षा के द्वारा हम प्राणजयी बनने लगते हैं। और जैसे ही हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करने लगते हैं, तो हमारा नियंत्रण होता है किस पर, हमारी जो श्वास की गति थी वो 15-16 थी, उसको हम 1-2 तक ले आते हैं, तो श्वास की गति परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे मस्तिष्क में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसकी कंडीशनिंग होने लगती। जो 15-16 की दर थी उसका हमने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और हम उसको कम कर लिया। तो और धीरे धीरे क्या होता है, जब यह नियमित अभ्यास हो जाता है तो हमारे श्वास की जो दर है वो हमारी सहज में ही 1, 2, 3, 4 तक आ जाती है। तो यह परिवर्तन संभव है दीर्घ श्वास प्रेक्षा से। तो लिखा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ने हमारी आयु दिन में नहीं श्वासों में गिनी है। अर्थात अगर हम छोटा श्वास लेंगे तो हम जल्दी जल्दी श्वास लेंगे, तो हमारा आयुष्य जल्दी पूर्ण होगा। लेकिन अगर हम दीर्घ श्वास लेंगे तो हमारी आयु में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हमारी श्वास की दर है उसका ड्यूरेशन बढ़ गया, तो हमारी आयु में वृद्धि हो जाएगी। श्वास से क्रोध पर नियंत्रण। सभी महसूस करें कि जब भी हमें क्रोध आता है तो उस समय क्या होता है, हमारी श्वास की दर जो 15-16 है वह बढ़ जाती है, वह 30, 40, 50, 60 हो जाती है। क्योंकि क्रोध आता है ना, उस समय हमारे अंदर क्या होता है, एक आवेग आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि, तो उस समय हम फटाफट जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। लेकिन जो साधक अगर श्वास प्रेक्षा करेगा तो जब भी क्रोध की स्थिति आएगी उस समय वो क्या करेगा, धीरे दीर्घ श्वास का अभ्यास करने लगे। तो क्रोध को क्या है, उतरने के लिए उसे एक माध्यम नहीं मिलेगा श्वास का, क्योंकि श्वास हम दीर्घ श्वास ले रहे हैं तो उसे एक मतलब वाहन नहीं मिलेगा जिसे कहते हैं। तो क्रोध क्या है, वहीं पर ठहर जाएगा और क्रोध को उतरने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्रोध अगर हमारे जीवन में कम आए तो हमारे घर का वातावरण शांतिपूर्ण होने लगेगा, तनाव कम हो जाएगा। तो श्वास प्रेक्षा के जब हम फायदे देखते तो हमें सिर्फ फायदे ही फायदे दिखते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम श्वास प्रेक्षा, मैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा कर रहा हूँ लेकिन इससे मुझे नुकसान है। या कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं मेरा श्वास मैंने श्वास कर रहा हूँ तो मेरा राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है। क्योंकि श्वास प्रेक्षा जब हम करते हैं तो जैसे जितनी ज्यादा हम श्वास प्रेक्षा करते हैं उतने उतने हम वर्तमान में रहने लगते हैं, और वर्तमान का क्षण राग और द्वेष से मुक्त क्षण। तो उतने उतने हमारे राग और द्वेष, हमारे जो कसाय है, जो संसार परिभ्रमण का कारण है, वो कम होने लगते हैं। तो हमारी कर्मों का बंध कम होने लगता है। ये इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण है।
और जितना जितना कर्मों का आवरण बंद कम होगा, पुराने बंधे हुए कर्म है वो झड़ेंगे, क्योंकि श्वास परीक्षा में हम प्रेजेंट में रहते हैं। श्वास को देखा मतलब हम प्रेजेंट में हैं। तो प्रेजेंट का मतलब न पास्ट है हमारे स्मृति में और न फ्यूचर है, न अतीत की कोई यादें हैं, न भविष्य की कोई कल्पना। तो अतीत और भविष्य दोनों ही नहीं है, तो हमारे कर्मों का बंध कम होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो चेतना पर आवरण आए हुए हैं वो हमारे कम होने लगते हैं, तो हमारी चित्त मतलब चित्त की निर्मलता होने लगती है। तो जितनी जितनी ज्यादा चित्त की निर्मलता होगी, उतना उतना हमारा आवरण हल्का होगा, उतने उतने हम आत्मा के समीप, आत्म साक्षात्कार के समीप पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। शारीरिक फायदे एक छोटा सा वैल्यू है। जैसे एक किसान खेती करता है तो उसका मकसद रहता है कि मुझे अनाज चाहिए, लेकिन अनाज के साथ साथ उसमें मैंने उसके क्या बोलते हैं, उसकी खली भी निकलती है। उसका मकसद खली निकालने का नहीं है, उसका मकसद अनाज का है। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा में हमारा मकसद है आत्मा की सन्निधि तक पहुंचने का, आत्मा का साक्षात्कार करने का। और जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो तो एक उसकी भूसी के समान है, वो तो हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। उतना हमारा क्या बोलते हैं, परिग्रह की भावना कम होगी, हमारे अंदर समता का विकास होगा, मैत्री का विकास होगा, दृष्टिकोण का परिवर्तन होगा। तो ये सब चीजें हमें मिलने लगती है दीर्घ श्वास की परीक्षा के द्वारा। तो मैंने ये श्वास परीक्षा के विषय में कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब हम इसका प्रयोग करेंगे। यस श्वास परीक्षा। चंद्रकला जी, हाँ एक पॉइंट मैं भी आपके साथ में ऐड करना चाहूंगा इसके अंतर्गत। गुरुदेव तुलसी ने प्रेक्षा गीत में बहुत सुंदर तरीके से कुछ लाइनें लिखी है, मैं उन लाइनों का उल्लेख करना चाहूंगा। बदल हाँ जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलता संसार आनापान के द्वारा। तो ये आनापान जो शब्द है ये क्या है? आनापान मतलब ये श्वास श्वास, परीक्षा को अपने विपश्यना में आनापान कहा गया है। हाँ, आनापान मतलब श्वास लेना छोड़ना, और छोड़ना। आनापान। और ये तो आनापान के द्वारा हमारा संसार पूरा बदल सकता है। और इससे क्या होता है, मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि हमारे नजदीक आती है, और आदि व्याधि उपाधि दूर जाती है। दूर हो, व्याधि व्याधि शारीरिक बीमारी शारीरिक है, है, तो आदि व्याधि मानसिक है, शारीरिक और बीमारी के उपाधि लिए, भावनात्मक है। शारीरिक बीमारी के लिए हमारे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाके इलाज करा लेते हैं, उसकी बीमारी का इलाज हो जाता है। मानसिक बीमारी, उसका भी इलाज हो जाता है, मेंटल हॉस्पिटल आजकल खुल गए। लेकिन जो भावनात्मक बीमारी है उसका इलाज कहाँ होता है? उसके लिए कोई, ना तो भाव कोई हॉस्पिटल है ना कोई डॉक्टर है। तो ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा एक ऐसा प्रयोग है जिससे हमारे भावनात्मक बीमारियों का इलाज भी होता है। बिल्कुल होता है। इससे हमने देखा है भावनात्मक बीमारी जैसे गुस्सा आना, तो गुस्से का आपने जैसा कहा अभी, दीर्घ श्वास प्रेक्षा करेंगे तो हमारा गुस्सा शांत होगा। गुस्सा शांत होगा तो सारी भावनात्मक बीमारियां भी हमारी उससे ठीक होगी। तो जो ये उपाधि उपाधि जो बोलते हैं हमारी भावनात्मक बीमारी, उसका इलाज दीर्घ श्वास परीक्षा से हो सकता है। तो कुछ पंक्तियां गुरुदेव की गीत में से मैंने याद आई तो मैंने कहा आपके, अभी मैं इसके साथ इसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, तो मैंने बताया। तो अभी प्रयोग पहले करें या पहले जिज्ञासा समाधान लें, क्यों अलका जी? आप पहले जिज्ञासा समाधान ले लेते हैं, फिर प्रयोग कर लेंगे। यस। तो अभी जो हमने चर्चा की, इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो पहले हम प्रश्न ले लेते हैं। अभी हमारे पास समय है, काफी समय है। अशोक जी। यस। जय जिनेन्द्र जी, आपने श्वास के और दीर्घ श्वास के बारे में काफी अच्छे से समझाया। लेकिन मेरे को एक चीज जाननी थी कि जैसे श्वास अपने नाक से लेते हैं और नाक से ही लेना चाहिए, लेकिन जब श्वास छोड़ते हैं तो कई बार नाक से छोड़ते हैं और कई बार मुंह से छोड़ते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? श्वास कई बार नाक से छोड़ते हैं, कई बार मुंह से छोड़ते हैं, तो उसमें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कर रहे हैं।
निष्कासन के समय तो अंदर से हम विषैली गैस को बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेने के टाइम में हमको मुंह से नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम मुंह से लेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया होगा, कोई भी धूल मिट्टी के कण होंगे, वो हमारी श्वास नली के अंदर चले जाएंगे, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। छोड़ने में तो क्या, हम प्रेशर से छोड़ रहे हैं, भीतर से आ रही है, तो कुछ भी गंदगी है वो बाहर ही निकल रही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है श्वास लेते समय नाक से लेना चाहिए, छोड़ते समय तो नाक से छोड़ते हैं दीर्घ श्वास, मुंह से भी। कुछ योगाभ्यास में कुछ ऐसे प्रयोग भी करवा जाते हैं जिसमें हम नाक से श्वास लेते हैं और मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं। तो श्वास छोड़ते समय मुंह से छोड़ने के कुछ प्रयोग भी करवाए जाते हैं, नाक से लो मुंह से छोड़ो। तो कई बार ज्यादा रिलैक्स होने के लिए मुंह से सांस छोड़ते तो थोड़ा जल्दी रिलैक्स हो यस जाते हैं, यस। और नाक से नॉर्मल वे में नाक से छोड़ते तो संगीता जी, संगीता जी जवाहर हैदराबाद से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए संगीता जी। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था, हम बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें शॉर्ट वे में कि दीर्घ सांस ले, उसका प्रैक्टिस के लिए उनको कैसे समझाएं? मैडम आपकी आवाज नहीं आई मुझे क्लियर। इनका कहना है बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे समझाए श्वास लेना कैसे कैसे छोड़ना, उनको समझाने की टेक्निक क्या है? जैसे छोटे बच्चों को पहले पहले बोलो कि मतलब हम धीरे उनको बताते हैं, देखो श्वास भरो तो तुम महसूस करो पेट फूल रहा है क्या, तो मतलब उनके पेट पर हाथ रख के ही उनको महसूस और अनुभव करा सकते। वैसे 3-4 साल तक का बच्चा तो थोड़ा कम समझता है, नहीं नहीं, लेकिन बड़े बच्चे, ईयर्स छोटे बच्चे 5 नहीं। ईयर्स के बाद के बच्चे समझ जाते हैं, ये वाले क्योंकि बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ मैं, यस। जो क्योंकि हमने जब अभी एक पहले लास्ट ईयर एक सेशन चला था समताल श्वास का, तब हमने बच्चों का बहुत प्रयोग किया था, तो बहुत बच्चे आए थे, तो पहले वो नहीं समझ रहे थे। फिर हमने बताया देखो हम श्वास लेंगे, पेट पर हाथ रखो तो तुम्हारा फूलना चाहिए, तो थोड़ा उनका पहले बोले नहीं मेरा भीतर जाता है, फिर हमने कहा नहीं आप एक बार छोड़ दिए, अब वापस श्वास भरो, तो पेट ऐसे क्या उनको 2-4 दिन टाइम लगता है, हमें उनके साथ थोड़ा मतलब लगना पड़ता है, तो बच्चे को अभ्यास होने लगता है। और महाप्राण ध्वनि कराते हैं उनको, बोलते श्वास भरो फिर नाक से गुंजन करते हुए निकालो, तो वो ये दोनों प्रयोग करने लगते हैं, तो उनके फिर वो प्रयोग उनको समझ में आता है कि हाँ, फिर वो धीरे धीरे हम अगर 5 मिनट का भी रोज उनको टाइम देना, तो उनका मतलब 10-15 दिन में वो लोग स्टेबल हो जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि हाँ श्वास लूं मेरा पेट फूलना चाहिए, थैंक लेकिन यू मैम। हमें बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। वो हमारा ओ मैडम, मैं कह रही थी इन्होंने क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा, क्योंकि मेरे पास 1-2 बच्चे आते हैं, तो उनको महाप्राण ध्वनि से अगर हम हमिंग साउंड से सिखाएंगे तो पेट अंदर जाएगा ही जाएगा। उससे उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर हम करवा सकते हैं। सबसे पहले ओम की ध्वनि है या महाप्राण ध्वनि है, उससे पेट अंदर जाना शुरू होता है। हाथ रखवा के बच्चों से छोटे छोटे सांस करवाते हैं तो अच्छा भी लगता है और वो सीखते भी। बाकी आपने बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा समझाया, उसके लिए थैंक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के साथ एज अ गेम करो, आप गेम जी। करो, एज अ गेम कर कि चलो हम बच्चे खड़े रहेंगे और देखते कौन ज्यादा श्वास ले रहा है, जी। तो घड़ी लेगा ऐसे कि गेम। हम देखेंगे और चेक करेंगे, जो ज्यादा लेगा और धीरे धीरे छोड़ेगा, तो एक एक उसको थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, जैसे चंद्रकला जी ने कहा उसको समय चाहिए, तो एक एक बच्चे के पास जाओ और टाइम लगाओ, टाइमर देख के चलो तेरा 10 सेकंड ही हो गए, खाली 10 सेकंड, चलो चलो आप दूसरे का देखते हैं, तो किसी का ज्यादा होता है तो उसको लगता है मेरा क्यों नहीं ज्यादा हो रहा है, फिर वो प्रयत्न करने की कोशिश करता है, तो और देखते किसका ज्यादा पेट फूलता है, फुलाओ पेट फुलाओ, दिखाओ दिखाओ, देखो इसका कितना पेट फूला है, तो बाकी लोगों को भी हम वो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में एक प्रकार का इंटरेस्ट पैदा होता है, कंपटीशन भी होता है, और उससे वो सीखने का कोशिश करते हैं। फिर उनको उदाहरण दे के, कहानियां बता के, छोटी छोटी बातें इस तरह समझा देंगे कि कैसा इसका महत्व है, विश्वास का महत्व तो है ही, तो श्वास तुम ज्यादा लेने से, जैसे ये बैंक है, बैंक में कैसे होता है कि हम डिपॉजिट करते हैं, तो जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा अपने को ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो वैसे हम जितना ज्यादा ज्यादा श्वास लेंगे तो उसका बेनिफिट अपने को ब्याज के रूप में मिलता है। तो ऐसी कुछ भी बातें कभी बच्चों के दिमाग में एक आधी बात कोई भी सेट हो जाती है,
तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि अलग अलग स्टाइल से बताना है। और आपको पता ही है आज की दुनिया है वो सब मोबाइल की दुनिया है, तो उनको थोड़ा सा अगर हम दिखाएंगे, पिक्चर्स द्वारा दिखाएंगे कि मतलब बच्चों को केवल हम ये नहीं बताएंगे कि श्वास क्या है, श्वास करने से पहले अगर उनको पूरी समझे दे, बच्चों के लेवल पे समझा दे कि देखो बच्चों चलो बैठो, ये दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं, दीर्घ स्वर भी होता है तो श्वास के साथ स्वर भी निकाल के देखो, केवल अ शब्द भी निकाल के देखो, पर इससे भी क्या होता है कि एक हमारा ध्वनि निकलता है, वो भी श्वास से रिलेटेड होता है। ऐसी बहुत सारी जो प्रक्रिया है वो श्वास के लिए उपयोगी होती है। और अभी बहुत सारी चीजें चंद्रकला जी ने बताई। तो गाइडेड मेडिटेशन आता है, उसमें मानसिक शांति के लिए श्वास का ध्यान बताते हैं। अलग अलग संस्थाओं में भी अलग अलग प्रकार है, ये मानसिक शांति कैसे होती। चलो बच्चों अपना अनुभव करते हैं, शांति होती है क्या देखते हैं ना एक बार। सब आंख बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए, ज्यादा प्रयोग मत कराओ क्योंकि बच्चे ज्यादा स्थिर नहीं बैठते, तो 1 मिनट ही करो। 1 मिनट बहुत लंबा होता है वैसे किए तो 1 मिनट में देखो आपको शांति मिली, आपको आनंद आया, तो बच्चों को 1 मिनट में निश्चित ही आनंद आता है। तो हमें उनको पिक्चर दिखा के अलग अलग बातें समझाने से बहुत अच्छा होता है। ये श्वास संयम बहुत बहुत ज्यादा है। डीप ब्रीदिंग का संबंध मन से भी है, मन से भी है डीप ब्रीदिंग का संबंध, अलग अलग चीजों से डीप ब्रीदिंग का संबंध है। तो हमें पोस्टर्स दिखा के उनको सब ये छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है बच्चों को कि देखो कैसे मन का संबंध, फिर एक कहानी बताओ। तो फिर इस प्रकार मुझे लगता है बच्चों को बताएंगे तो बहुत। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं। जब भी ऐसे चंद्रकला जी अभी आपने बताया कि भाई आयुष्य का संबंध मिनट में होता है, मतलब दीर्घ श्वास से होता है, तो अभी बीच में ही हम प्रयोग करें थोड़ा सा, 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं देखते हैं, हर व्यक्ति अपना श्वास गिनेगा तो थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है। राग द्वेष छोड़ के श्वास को देखते हुए कितनी बार श्वास ले सकते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रयोग करने से बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चंद्रकला जी का अभिनंदन करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह साइंटिफिक अभी प्रयोग आध्यात्मिक के लिए तरीके कितने से बात। मिनट का समय है प्रयोग के लिए? यस, अभी 30 मिनट का समय है हमारे पास। 30 मिनट में हम 20 से 25 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद 5 मिनट आपका कोई और अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो 5 मिनट का समय उसके लिए रखेंगे। तो 20 से 25 मिनट का हम दीर्घ श्वास प्रेक्षक का प्रयोग कर सकते हैं। सावधान, सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस ध्यानासन का चयन करें। हाथों की मुद्रा या तो ज्ञान मुद्रा, अर्थात इस पोस्चर में अंगूठा और तर्जनी अंगुली मिली रहे, उसे अपने घुटनों के ऊपर स्थापित करें, हथेलियां आकाश की तरफ रहे। या वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नाभि के नीचे रहे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रहे और अंगूठे मिले हुए रहे का चयन करें। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मुस्कान। 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, नाक से भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें,
श्वास भरें। 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 ध्येय सूत्र संपी खई अपहर मैं पाए। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मैं ध्यान का संकल्प बोलूंगी, आप लोग मानसिक रूप से दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को स्थिर व शिथिल करें। हलन चलन न करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाओ। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रही। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास दीक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। अर्थात पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते श्वास का अनुभव करें।
यदि मन में विकल्प आ रहे हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल, जहाँ नाक के ऊपर चश्मे का बीच का भाग रहता है, वह हमारा संधि स्थल है, वहां केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगाएं। केवल श्वास का अनुभव। श्वास के प्रति जागरूक रहें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य, जहाँ तिलक लगाते हैं,
ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर पूर्णिमा की चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। भीतर शांति व आनंद का अनुभव है। दो तीन दीर्घ श्वास लें। अपना सच में से जाऊं मैं तिंबुए शुकापै स्वयं सत्य खोजें सभी के साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणंगपमोक्षं दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि
शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखें बंद रहें। जो वंदनासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं वो वंदनासन में आए। श्वास भरें, मेरुदंड व गर्दन सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए वंदे बोलेंगे और सत्यम बोलते हुए नीचे जमीन तक झुकेंगे। श्वास भरें, वंदे सत्यम। श्वास भरें, वंदे सत्यम। पुनः श्वास भरें, वंदे सत्यम। हाथों का घर्षण न करें। दोनों हाथों का संपुट बनाकर चेहरे के ऊपर लगाएं। धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया दीर्घ श्वास प्रेक्षा का। बंधु और बहनों, आप सबको विदित है, अभी हमने डीप मेडिटेशन का क्रम चालू किया। करीब 3 महीने हो चुके हैं और डीप मेडिटेशन का क्रम जब हमने चालू किया, स्टार्टिंग हमने 21 दिन दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया था। क्यों? पहले 21 दिन तक दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग क्यों कराया गया कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले हम अगर श्वास को देखना नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमने पहले 21 दिन तक दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास किया। आप लोगों ने भी बहुत से हमारे डीप मेडिटेशन में जुड़े हुए हो तो आप लोगों ने भी किया होगा, तो आपने जाना होगा इसका कितना महत्व है। और आपको याद होगा, मैंने एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रयोग करवाया था, तो उस समय मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, रजिस्टर नोट करना है 1 मिनट में नॉर्मल श्वास कितने आते हैं और लंबे श्वास, प्रयास पूर्वक श्वास लंबा लेना है, नोट डाउन करना है। तो आप लोगों ने कंटिन्यू भी किया था नोट डाउन करना। मैंने बीच में एक बार फॉलो अप भी लिया था, तो आप लोगों ने कहा था बोले हम बिल्कुल हमारा चालू है नोट डेली करना। तो आज मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, 1 मिनट नॉर्मल श्वास की गिनती करना और 1 मिनट फिर प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेते हुए कितने श्वास आते हैं नोट डाउन करना है रोज डेली। 2 मिनट का प्रयोग है। आपने अगर रजिस्टर नहीं डाला हुआ है तो आज ही डाल लीजिए और ये 2 मिनट का प्रयोग डेली कीजिए। आप नॉर्मल जो श्वास चल रहा है, श्वास कब, जब आप आराम से बैठे हो, ऐसा नहीं आपने योगाभ्यास किया हो, बाहर से कहीं घूम के आए हो या चल, तो उसके समय आपका श्वास छोटा हो जाएगा। जब आप योगाभ्यास करते हो, वॉकिंग करके आते हो, घूम के आते हो, तो श्वास आपका छोटा हो जाता है। तो आप नॉर्मल श्वास, जब आप शांत बैठे हो उस समय नॉर्मल श्वास काउंटिंग कीजिए और 1 मिनट में प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेते हुए उसका नोट डाउन करना है। ये प्रयोग आप लोगों को 2 मिनट का प्रयोग डेली करना है और नोट डाउन करना है। यस, करेंगे आप लोग? वेरी गुड। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, शाम के समय जब पूरा परिवार, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, जेंट्स लोग भी ऑफिस या दफ्तर से आ जाते हैं, उस समय खाना वाना खाने के बाद सब साथ में बैठिए, पूरा परिवार एक साथ बैठिए और 1 या 2 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग रेगुलर कीजिए साथ में सभी। और इसमें कंपटीशन रखिए किसकी ध्वनि पहले छूटती है और कौन ज्यादा देर तक खींचता है। तो इससे हमारा क्या होता है, श्वास लंबा होता है। मैंने हमारे घर परिवार में इस प्रयोग को काफी दिन तक किया था।
और इसका रिजल्ट भी मिला है, बच्चे भी बैठते हैं और एक कंपटीशन के रूप में लेते हैं भाई श्वास किसका लंबा होता है, कौन ज्यादा देर तक ध्वनि कर सकता है। सांस में साथ में बैठना भी होता है, मिलना भी होता है इसी बहाने, और हमारे कंपटीशन के साथ हम श्वास को लंबा कर सकते हैं। तो ये भी प्रयोग आप करके देखिए, शाम के समय सब साथ में बैठ के दीर्घ श्वास महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, डांगे सर। हाँ सर, हाँ, बहुत बढ़िया। चंद्रकला जी ने बहुत ही सुंदर सेशन आज का लिया है। श्वास परीक्षा पे श्वास का साइंटिफिक क्या प्रक्रिया होती है ये भी बहुत बताया उन्होंने, अच्छा बताया कि बड़ी श्वास क्या है। बहुत जन को सांस पता है लेकिन वो क्या करता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। ऊर्जा क्रिएट करते समय तो ऑक्सीजन जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। ये बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया है और बहुत स्पिरिचुअल टच भी उसको था। तो ये सांस बोले तो हमारे जन्म और मरण में का अंतर है। हमारा जो लाइफ है वो एक ब्रेथ है, सिर्फ एक ब्रेथ खत्म हो गया कि लाइफ खत्म हो गया। और उस सांस को कितने अच्छे से लेना, कितने अच्छे से छोड़ना, उसका हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होना चाहिए, ये सभी बातें चंद्रकला जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किए। और लास्ट है कि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। थेरोटिकल के साथ में लास्ट में प्रैक्टिकल सेशन भी बहुत अच्छा दिया। मुझे तो आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं थी, इतना डीप में हम चले गए थे। तो चंद्रकला जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की ओर से, हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्था की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सभी को पुनश्च रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजा के हम चंद्रकला जी का आभार व्यक्त करें। बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी 1 घंटे में बहुत कुछ उन्होंने कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंदमल सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, मुझे तो बहुत पसंद आया। थैंक यू। अब सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। अभी आप लोगों में से किसी को कुछ अपने अनुभव शेयर करना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। ये सब तो गुरुदेव की कृपा है, महाप्रज्ञ जी की देन है, आचार्य श्री महाज रमन जी का हम सबके ऊपर वरद हाथ है, उसकी वजह से हम ये सब सीख रहे हैं और कर रहे हैं। तो मैं आज जो भी साधक यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो साधना कर रहे हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो भी रोज दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग 5 मिनट से शुरू करें। कि आज मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि आज से मैं रोज 5 मिनट यह प्रयोग करूंगा या करूंगी। ऐसे करके वो अपना तो रूपांतरण कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारा जो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है, ध्यान को जन जन तक पहुंचाना, तो वो स्वयं जुड़े, औरों को जोड़ने के लिए भी उसमें प्रेरणा दे। हाँ। चंद्रकला जी, भगवान खुद तो नहीं आ सकता लेकिन आप जैसे लोगों को भेजता है, माध्यम किसी तो भी बनाता है। हाँ चलिए, जोबा हजारिका जी, अनम्यूट ऑप्शन लिया है आपको, कुछ कहना है आपको? जोबा जी एक बहुत ही अच्छी योगा ट्रेनर है, तिनसुकिया आश्रम से जुड़ी है हमारे साथ। यस। नमस्ते। त्रिवेणी संगम की सभी सम्मानीय पदाधिकारियों को मैं नमन करती हूँ, और आदरणीय आनंदमल सेठिया जी और आदरणीय राजू दोंगे सर जी, जो प्रेक्षा ध्यान की जो निरंतर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख की बात है, मैं हमेशा जुड़ नहीं पाती हूँ, कभी कभार परिवार के काम भी रहते हैं या क्लास भी रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आनंदमल सेठिया गुरु जी के सेशन ज्वाइन की हूँ, कक्षा ध्यान की, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जो मैम ने बताई साइंटिफिक तौर से सांसों के बारे में, बहुत ही अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह हमेशा मैं आप लोग का कक्षा से जुड़ने का प्रयत्न करूंगी, और बहुत ही अच्छा सेशन भी रहा, और सभी गुरुजनों को मैं धन्यवाद करती हूँ। अशोक सर, अनम्यूट कीजिए। यस। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चंद्रकला जी बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती है, और सभी अच्छे ट्रेनर। सबसे बड़ी बात यह है कि श्वास प्रेक्षा पे, जैसे आनंद भाई जी ने कहा, हमने कई बार क्लासेस लिए हुए,
कितने सारे हमारे प्रेक्षा प्रशिक्षक ने इस विषय को, आप कभी कभी सोचते होंगे वही वही विषय रिपीट करते हैं। इसका कारण ये है कि साइकोलॉजी में कहा है कि बार बार हैमरिंग करो, बार बार कहेंगे। जब जैसे आनंद भाई जी ने कहा 1 मिनट का काउंट करो, कितने लोग ने शुरू किया था, फिर वो याद दिलाना पड़ता है। और फिर दीर्घ श्वास क्या है, हर चीज को वापस वापस रिपीट करेंगे तो आप अच्छी तरह इन्वॉल्व होगे और करते रहेंगे। इसी भाव के साथ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओम चंद्रकला अरहम। जी को भी बहुत यस, धन्यवाद। ओम अरहम। अशोक सर ने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए अशोक जी। ओम हराम। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा रहा और ऐसे हमें निरंतरता से करना है। आनंद सर जी ने अपने बताया, हमें निरंतरता रखनी है। निरंतरता से करेंगे तो हमको निश्चित ही उसका फल मिलेगा और हमारा जीवन हमको मैं आनंदमय जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, विचार सेवा का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। जय जिनेन्द्र। ओम हराम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। हाँ अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने के लिए श्वास रूपी लगाम को लगाना पड़ता है, तभी अपन मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर ओम अरहम।